हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था आपको बता दें कि अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्यों पढ़ा था? ताकि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सके। इसके लिए हमने कोलरास का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो कोलरास का नियम क्या है, जिसका मैंने पीडीएफ आपको भेजा था। बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया था एक स्टूडेंट ने, और उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता का बीजगणितीय योगफल ही दुर्बल विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य की मूलर अनंत तनुता पर मूलर चालकता होती है। ठीक है, अब आयनों की कहाँ से मिलेगी? तो अभिगमनांक को दुर्बल विद्युत वो जिस विद्युत अपघट्य में आयन प्रेजेंट है उसके अभिगमनांक को गुणा करने के बाद हमको आयन की चालकता भी मिल जाती है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता निकाल सकते हैं। अब अगर हमको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, वो विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। तो वो आंशिक रूप से कितना वियोजित होते हैं इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग है इसका दूसरा, वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन की मात्रा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्फा की गणना। ठीक है, तो अगर मान लो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल एक क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जैसे CH3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। और इस दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ ये हमको वियोजन के कैसे वियोजित होता है आपको ये भी पता होगा। ये वियोजित होता है CH3COO- और H+ में। ठीक है, मान लीजिए हम इसकी C सांद्रता प्रारंभ में लेके चल रहे हैं। तो प्रारंभ में हमने कितनी सांद्रता ली इसकी? तो प्रारंभ में हमने ले ली इसकी C सांद्रता। अब प्रारंभ में तो ये वियोजित होगा नहीं, बिल्कुल 0 वियोजित होगा, लेकिन एल्फा प्रतिशत वियोजन के बाद हम देखते हैं कि ये C में से C का एल्फा प्रतिशत क्या होगा? C का एल्फा प्रतिशत होगा C अल्फा। भाई C का एल्फा प्रतिशत C इंटू एल्फा करेंगे ना, तो वो भाग इसका वियोजित हो गया। और आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ हम मूलर चालकता को भी लेके चलें कि मूलर चालकता कितनी होगी, तो आपको बता दें कि मूलर चालकता का मान यहाँ 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इस अभी प्रारंभ में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, और कोई भी आयन अगर प्रेजेंट नहीं है तो चालकता के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं बेटा? चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं आयन। जब विलयन में कोई आयन ही मौजूद नहीं है, तो आयन मौजूद नहीं है तो फिर चालकता कहाँ से आएगी? इसलिए चालकता का मान भी क्या होगा? 0 होगा। अब हमने देखा कि C एल्फा प्रतिशत वियोजन के बाद की स्थिति क्या है?
तो एल्फा प्रतिशत वियोजन के बाद की स्थिति है, इसमें से सी में से सी अल्फा आयन वियोजित हो गए, तो ये एसीटेट आयन कितना बना, तो ये एसीटेट आयन भी बना सी अल्फा, और H प्लस आयन कितना बना, तो H प्लस आयन भी बना सी अल्फा। तो दोनों आयन कितने बने हैं, सी अल्फा बने हैं। अब अपन जानते हैं कि जो मोलर चालकता का मान होगा वो इस सांद्रता पे हो गया पाई मोलर चालकता C, कि C सांद्रता पर जो सी अल्फा आयनों की सांद्रता है तो उस पर मोलर चालकता का मान कुछ प्राप्त हुआ, जिसको मैंने पाई मोलर चालकता C सांद्रता पर कह दिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब हम देते हैं अनंत तनुता पर, अब मैंने जब आपको बताया था कि भाई अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है और नियमित रूप से बढ़ती है, और लगभग जब विलयन अनंत तनु हो जाता है तब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो विद्युत अपघट्य है वो प्रबल हो गया, यानी एल्फा 100% हो गया। तो अब पूरा वियोजन हो गया, सी सांद्रता में से पूरी सी सांद्रता वियोजित हो गई है। अनंत पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी पूर्ण वियोजित हो जाते हैं और प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि सी सांद्रता पर ये सी पूरा वियोजित हो गया और ये भी आयन सी बना और ये भी आयन सी बना। तो अब हम कह सकते हैं कि मोलर चालकता का मान हो गया इन्फिनिटी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता के इक्वल हो गया। तो अब देखिए ये तो प्रारंभ में 0 था, सी सांद्रता पर कुछ मान आया वो ये रहा, और अनंत पर जो मान आया वो ये रहा। सी सांद्रता पर जो चालकता है वो आयनों के समानुपाती है, तो आयनों की सांद्रता के समानुपाती होगी जो कि सी अल्फा है, और अनंत पर जो होगी वो सी के समानुपाती होगी, क्योंकि अनंत पर हम जानते हैं कि सांद्रता कितनी है आयनों की, सी है, और किसी दी गई सांद्रता पर कितनी है, सी अल्फा है। तो यहाँ से फिर मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी सी सांद्रता पर मोलर चालकता है वो किसके समानुपाती है, तो पाई सी सांद्रता पर मोलर चालकता समानुपाती है आयनों की सांद्रता के, जो कि कितनी है, सी अल्फा है। ये समीकरण 1 हो गई। और इसी तरह से अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है वो अनंत अनुता पर आयनों की सांद्रता कितनी है, सी, इसके समानुपाती है। ठीक है, 2 इक्वेशन हमको मिल गई है। तो हम क्या ढूंढ रहे थे, हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कितना वियोजित हुआ है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वियोजित हो तो समानुपाती चिन्हों को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट भी काम ले सकते हैं, यहाँ भी एक कांस्टेंट के काम में ले सकते हैं। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, पाई सी सांद्रता पर मोलर चालकता और पाई अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इधर के से के कट गया, सी से सी कट गया, बराबर एल्फा। तो यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन की मात्रा क्या हो गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण हो गई। आप इसे याद रख लेना कि अगर हमें किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता पता हो और अनंत अनुता पर मोलर चालकता पता हो, तो हम उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा का परिकलन कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा का परिकलन के लिए इससे 2 सवाल होंगे तुम्हारे, एक तो होगा पाठ्य निहित 3.8 और एक होगा अभ्यास का 3.11। अब देखो सुन लो भाई,
आपको उस प्रश्न में आधा कर लिया तुम, 3.11 को आधा कर चुके हो तुम। आपको मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला क्या दिखा रखा है, उस 3.11 की बात करूं तो आप मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला आपको क्या दिखा रखा है, पाई सी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पाई सी कैलकुलेट करने के लिए, सी सांद्रता पर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, कप्पा इंटू 1000 बटा सी। जो भी मोलरता सांद्रता आपको दे रखी है उसे यहाँ रखोगे, विशिष्ट चालकता के को रखोगे तो पाई एम आ जाएगा। और पाई इन्फिनिटी को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, पाई इन्फिनिटी मोलर चालकता का अनंत पर मान निकालने के लिए आप उसके आयन जैसे कि CH3CO आयन और लैम्बडा H+ आयन, इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ले लोगे तो ये भी आ जाए। ये तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली, और ये या तो सीधा ही दे देता है क्वेश्चन, जैसे इसमें सीधा ही दे रखा है कि इस दोनों आयनों की मोलर चालकता का योग 390 आता है, 390.5। तो यहाँ ये भी मिल गया। अब दोनों का अनुपात करोगे, इन दोनों का अनुपात कर लेना, तो अनुपात करते ही आपको क्या मिल जाएगा, एल्फा मिल जाएगा। ऐसे ही 3.8 के अंदर आयनों की चालकता भी आपको दे रखी है और पाई एम डायरेक्ट ही दे रखी है। पाई एम का मान तो आपको डायरेक्ट ही दे रखा है, और इन दोनों आयनों की चालकता दे रखी है, तो इसको जोड़ लेना। जैसे उसमें फॉर्मिक अम्ल है, चाहे एक तो HCOH आयन है और एक H+ आयन है, तो दोनों भी जोड़ लेना, तो ये मिल जाएगा आपको। ये आपको डायरेक्ट ही दे रखा है, दोनों का अनुपात करना, आपको क्या मिल जानी है, आपको मिल जाएगी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा एल्फा मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है कि अगर एल्फा आ जाएगी तो फिर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन स्थिरांक की गणना। अब वियोजन स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं हम। जैसे आप जानते हो, अगर आपको CH3COH कैसे वियोजित होता है, ये होता है CH3CO- और H+, इस तरह से वियोजित होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके लिए हम K कैसे निरूपित करते हैं, वियोजन स्थिरांक K, तो वो करते हैं CH3COH- की सांद्रता अपॉन H+ आयन की सांद्रता बटा CH3COH की सांद्रता, ऐसे करते हैं उसको निरूपित। अब अभी हमने डेरिवेशन किया था कि इसके लिए K का मान C अल्फा था, इसके लिए C अल्फा था, और इसके लिए क्या था, C माइनस C अल्फा था। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। और एल्फा आपको कहाँ से पता लगेगा, एल्फा बराबर हमको पता लगेगा, चूंकि एल्फा बराबर होता है पाई सी मोलर चालकता अपॉन पाई इन्फिनिटी मोलर चालकता, ये एल्फा होता है। तो उस एल्फा को यहाँ पुट करोगे, सी आपको पहले से ही देगा प्रश्न, तो आपके के का मान आ जाएगा। और एसिटिक अम्ल के लिए अगर ये के का मान 1.8 × 10⁻⁵ आ जाता है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि कोलरास का नियम सही है, क्योंकि के का मान एसिटिक अम्ल के लिए निश्चित होता है, जो 11वीं क्लास में आपको दिखा भी रखा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही आप, ये फॉर्मूला है,
तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप क्या रखोगे, इन सांद्रताओं के मान तो मैं ऊपर रख देता हूँ कि के का मान क्या रखेंगे, के बराबर CH3CO का मान C अल्फा और इसके लिए H प्लस का मान भी C अल्फा, तो अपॉन C अल्फा। तो ये क्या आएगा सोल्व के, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। और एल्फा का मान आप यहाँ से रख लेंगे, तो एल्फा का मान जैसे यहाँ से रखोगे के का मान आपके कितना आ जाएगा निकल के। अगर के का मान आपके निकल के आता है के बराबर 1.8 इंटू 10 की घात -5, तो आप ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये मान आ जाता है तो इसका ये मीनिंग माना जाएगा कि के का मान एसिटिक एसिड के लिए तुमने देखो 2.13 में जब वान टॉप गुणांक आई निकाला था और फिर आई से एल्फा निकाला था, एल्फा से के निकाला था 2.13 में, तो वो के कितना आया था 1.8 इंटू 10 की घात -5 आया था। तो पहले तो आपने आई निकाला था, हिमांक में अवनमन की सहायता से आई कैलकुलेट किया था, फिर एल्फा के बाद के के बाद ये मान आया था 1.8 इंटू 10 की घात -5। तो ये प्रूव करता है कि वान टॉप गुणांक बिल्कुल सही है। वान टॉप गुणांक जो वैज्ञानिक है उसने प्रयोग के द्वारा ये ला दिया मान, इसका मतलब वान टॉप ने सही प्रयोग किया है, के का मान वही ला दिया। अब ऐसे ही अगर कोलराउस भी अपने प्रयोग से मोलर चालकता की हेल्प से यही मान को लाके आपके सामने रख दे, जैसे कि 3.11 में आ भी रहा है, अगर आ जाता है तो इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि कोलरास का नियम सही है, प्रायोगिक रूप से सत्यापन भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रायोगिक रूप से सत्यापन करने के लिए ही है, जो 3.11 आप करोगे। तो ये बेटा कोलरास का नियम था। कोलरास के नियम को एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि कोलरास ने दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालने के लिए नियम दिया, और दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे आती है ये भी बताया, जो कि हम 3.9 उदाहरण में सीख पा रहे हैं। और कल मैंने भी वो क्वेश्चन कराया था x + y - z करके। x और y के मान आप 3.11 में देख सकते हैं, 3.9 उदाहरण में देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो x y के मान सब दे रखे हैं। तो वहाँ से जो एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आएगी वो 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, उस मोलर चालकता जब अनंत अनुता पर निकल के सामने आ जाती है तो फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की हम क्या भी निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा भी निकाल सकते हैं, जैसा कि 3.11 में बताया गया है। 3.11 में क्या बताया गया है कि भाई एसिटिक एसिड का कितना वियोजन हुआ, तो उसके लिए फिर हमने अल्फा कैलकुलेट कर दिया, सांद्रता लगा के πc/π लगा के हमने विद्युत ये कर लिया। फिर अल्फा आने के बाद हमने के भी पता कर लिया, के बराबर C⁴ 1 - अल्फा। ठीक है, तो ये कोलरास का नियम आपके कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, आप करके एक बार मुझे सेंड करेंगे। अब ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने दोनों प्रकार के सेल पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छे अब बैटरियाँ अभी आती हैं, व्यावसायिक बैटरियाँ। तो व्यावसायिक बैटरियों को अगर हम पढ़ें तो आप इसके नोट्स चाहे किताब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास बातें हैं नहीं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा व्यावसायिक बैटरियों के बारे में बता देता हूँ। व्यावसायिक बैटरियाँ यानी हम जानते हैं कि इंडस्ट्री भी बैटरियाँ बना रही है, या सेल भी बोल सकते हैं कुछ सेल। ठीक है, तो इंडस्ट्री भी